ये वीडियो पार्ट है मेरी एक सीरीज का जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग्स सीजन 1। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 3 एंड 4 को। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उन्हें जाकर देख लें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चेन को, जिसने अपने हाथों में उठाकर एक बड़े से बर्तन को अपने घर से स्कूल पे लाया हुआ था। दरअसल उसका प्लान था इस बड़े से बर्तन में लड्डू बनाकर शुन को इम्प्रेस करने का। पर तभी अचानक से स्कूल में बहुत सारी कार आकर रुकती है, काफी सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, रेड कारपेट भी बिछाया जाता है और शुन बाहर आती है। जो कैंपस में एंटर कर रही होती है तभी चैन उसे आवाज लगाता है, पर शुन तो उसे एकदम इग्नोर ही कर देती है। वह सीधे ही चैन को ढूंढने के लिए आगे चली जाती है। शुन के बिहेवियर को देखकर चैन एकदम शॉक्ड रह गया था। शुन जब बैन से मिलती है तो वो नोटिस करता है कि शुन के हेड के ऊपर कुछ सिंबल बना हुआ था, तो वह उसे मिटाने के लिए उसे टच करता है। बैन के शुन को टच करता हुआ देखकर शुन के जो भी सारे बॉडीगार्ड थे वे सब उसे घूरने लगते हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वैन आखिर शुन को टच क्यों कर रहा है। दरअसल शुन का वैन उसके सिर पर बने हुए सिंबल को मिटाने के लिए किया था। वैन के टच करने के बाद सिंबल तो मिट चुका था, अब वह चुपचाप वहां से खिसक लेता है। पर वैन के जाने के बाद हम देखते हैं शुन को, जो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। इस बिहेवियर को देखकर शुन को लगता है कि शायद वैन उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर टीचर आज सभी को गोल्डन पल यानी कि वही सोने के लड्डू को बनाने की रेसिपी सिखाना शुरू कर देती है। सारे स्टूडेंट इसे सीखने के लिए तैयार थे। वह काफी स्पीड से रेसिपी को बता रही थी। उनके समझाने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी स्टूडेंट इसे कैच नहीं कर पाता। हालांकि वह टीचर से कोई भी सवाल नहीं करते। सभी लोग बुक में दिए अनुसार अपने सोने के लड्डू यानी गोल्डन पल को बनाना शुरू कर देते हैं। सारे लोगों ने अपने घर से कुछ न कुछ सामान लाया था अपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। सुन जिसने एक बड़ी रिफाइनिंग मशीन, वैन जिसने एक माइक्रो ओवन और काफी सारी चीजें, कई सारी चीजें ऐसी थी जो काफी ज्यादा चमकदार थी और लोगों को वो चीजें काफी ज्यादा पसंद भी आ रही थी। टीचर भी उन्हें नोटिस करता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं चेन ने जो बड़ा सा मेटल का लोहे का बर्तन लाया था वह ब्लास्ट हो चुका था, क्योंकि चेन ने अनलिमिटेड इंग्रेडिएंट्स उसमें इन कर दिए थे। क्योंकि सोने के लड्डू को बनने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए टीचर सभी स्टूडेंट को एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहती है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है। देखते हैं जब क्लासरूम में कोई नहीं था तब गोहो, वही जॉइंट फ्रॉग जो कि एक डॉग बन चुका था, वह गोहो के उस मेटेलिक बर्तन को खाने के लिए जा ही रहा था। वो बर्तन जिसकी एनर्जी उसे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। तभी लाइट जलाते हुए यहाँ पर एंट्री होती है वैन की, जो इस भाप चुका था कि हो ना हो ये डॉग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वैन यहाँ पर कुछ एक्शन ले पाता, डॉग खिड़की से भाग चुका था। वैन भी डॉग का पीछा कर रहा होता है, लेकिन डॉग तो चालाक था। वह केवल छलांग लगाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में चला गया था, पर वैन जो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर में चला जाता है। इस इंसिडेंट से वह काफी ज्यादा खुश था कि कैसे उसने वैन को उल्लू बना दिया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है पीछे खड़ा था वैंग। हम देखते हैं फिर डॉग को फ्लोर से किसी किक द्वारा नीचे गिरता हुआ, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि वैंग ने ही मारी होगी। वही हम देखते हैं चैन को, जो काफी ज्यादा स्पीड से राउंड के चक्कर लगा रहा होता है और उससे हवा से कुछ ये सब होने लगता है, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। हमें पता चलता है कि दरअसल चैन अभी काफी ज्यादा डरा हुआ है। उसका रीजन ये था कि जो बर्तन उसने अपने घर से लाया था वह उसका खानदानी बर्तन, उसने अपने डैड से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। इसके बाद उन्होंने इसे अलाउ किया था, और तो और उन्होंने उसे वार्न भी किया था अगर बर्तन को खरोच भी आई तो वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं वैंग को, जो कि गोहो का बर्तन गंदा हो चुका था उसे साफ कर उसकी जगह में पहले रख पाता कि तभी गोहो उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है। गोहो यहाँ पर वैंग को काफी ज्यादा गलत समझता है। उसे लगता है कि वैंग नहीं चाहता कि उसका टेस्ट अच्छे से कंप्लीट हो, वह उसके इस एक्सपेरिमेंट को खराब करना चाह रहा है। वो उस पर यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो रहा था। वही हम देखते हैं चैन को, जो कि भागते भागते अब थक चुका था और काफी ज्यादा गुस्से में भी। हम देखते हैं चैन को, जिसकी आंखें लाल होने लगी थी और उसे कई सारे विजन्स भी नजर आ रहे थे, जैसे कि सुन जिसे वह काफी ज्यादा पसंद करता है वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि वह चैन को लाइक करती है। इस तरह के विजुअल्स उसे दिखाई दे रहे थे। चैन जो कि क्लास का प्रेसिडेंट है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर, लेकिन वह एक सोने का लड्डू भी नहीं बना पाया। वो उसी डार्क एनर्जी पश में होते हुए वैन के पास जा रहा होता है। वहीं वैन गो को समझा रहा था कि वह उसे गलत समझ रहा है, और तो और उसने उस बर्तन को डॉग से बचाया। पर गो, जिसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, वह अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट करता है और एक सेकंड बाद उसे फायर कर देता है, जिसमें पॉइजन निकलकर वैन को हिट करने वाला था। वैन इस पॉइजन को डॉच कर जाता है, पर वो पॉइजन सीधे चेन जो पीछे से आ रहा था उसके मुंह के अंदर जाकर हिट कर जाता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर चुका था, और इस इंसिडेंट को देखकर गोहो काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाता है। पर वैन यहाँ पर जैसे तैसे
सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वह अपने मैजिक का यूज करके उसे ठीक करने की भी कोशिश कर रहा था, पर गुहू उसे चेन को छूने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस पर शक है कि वो काम और न बिगाड़ दे। चेन और गुहू दोनों मिलकर सबसे पहले तो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाते हैं। गुहू पॉइजन के बारे में चेन को बता रहा था कि कैसे चेन की बॉडी में जो पॉइजन है वह खतरनाक नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी निकालना होगा वरना चेन की कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। अब गुहू वैन को ऑर्डर देता है कि वह जाए और इंग्रेडिएंट बनाए इस वेनम का एंटीडोज क्रिएट करने के लिए। गुहू से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैन अब इस काम को करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वे लोग एंटीडोट बनाते हैं और उसे गर्म करने के लिए गुहू के बर्तन का ही यूज करते हैं, पर इससे पहले कि एंटीडोट तैयार होता हमें पता चलता है कि इस प्रोसेस में टाइम लगता, यानी कि 4 घंटे से 5 घंटे के आसपास। और इससे पहले टीचर इनके रूम में आ जाती। इसे देखकर गुहू एकदम डर चुका था कि कहीं टीचर को इनके बारे में पता न चल जाए। हम देखते हैं उसी फ्रॉग डॉग को जो पीछे से आकर उस बर्तन को खाने की कोशिश करता है, पर गुहू जो उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और अपनी मैजिक ब्लास्ट से अटैक करके उसे दूर जा फेंकाता है। फिर वे लोग देखते हैं कि दरअसल हीटिंग प्रोसेस थी, उस बर्तन के अंदर के इंग्रेडिएंट्स की टेम्परेचर था वह ऑटोमेटिक बढ़ चुका था, यानी कि डॉग के पास प्रोसेस और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर है। वह उसे बांध देते हैं, फिर उसे टॉर्चर करके वो उसे अपना काम करवाते हैं। जो एंटीडोज में 5 घंटे का समय लगने वाला था वह तैयार तैयार हो चुकी थी। हम देखते हैं गुहू ने इस एंटीडोट को 2 सेगमेंट में बनाया था, एक जो उसने चेन के लिए बनाया हुआ था और दूसरा एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि वह इसे एक डॉग पर यूज करके देख सकें कि शायद ये काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले वे डॉग पर इस एंटीडोट का यूज करते हैं। डॉग पर तो ये एंटीडोट काम कर जाता है और ये सब देखकर वह चेन को भी इस एंटीडोट को देते हैं। तभी गुहू को कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि उसके टीचर के आने की थी, इसलिए वह वैन को सारे काम को बताते हुए उन्हें छोड़कर टीचर को रोकने के लिए बाहर चला जाता है, ताकि वह उनका टाइम लेकर वैन चैन को सबके सामने से छुपा दे। और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। टीचर जैसे ही क्लास के अंदर आती है तो मैं एंटर करती है, चेन को पहले ही बैंग ने छुपा दिया था। टीचर गुहू का बर्तन को नोटिस करती है तो उसके अंदर से एक सोने का लड्डू बाहर निकल आया था। वैन का जो माइक्रोवेव ओवन था उसका लड्डू टूट चुका था। वे सारी चीजों को देखकर गुहू समझ चुका था कि वैन ने जो लड्डू बनाया था वो उसने गुहू के बर्तन में डाल दिया और उसका टूटा हुआ लड्डू उसने खुद के माइक्रोवेव में रख लिया। वैन के इस बिहेवियर को देखकर गुहू काफी अच्छा फील करता है। उसे गिल्ट भी हो रहा था कि उसने वैन पर शक किया जबकि वह उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वह उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानना शुरू कर देता है और हमें सच्चाई पता चलती है कि दरअसल वैन जो लड्डू बनाया था वह उसी के माइक्रोवेव ओवन में ही था जो कि टूट चुका था। और जो सोने का लड्डू गुहू के बर्तन से निकला था वह किसी और ने नहीं बल्कि गुहू ने ही खुद ने बनाया था। हम देखते हैं कि जब वो बर्तन नीचे गिर चुका था और वैन उस बर्तन को साफ कर रहा था तो हमें पता चलता है कि वैन ने उसे खोला ही नहीं था और सोने का लड्डू उसी बर्तन के अंदर था, यानी कि इन्होंने जो एंटीडोट बनाया था उस सारी प्रोसेस में वह अच्छे से पक गया और एक अच्छा गोल्डन लड्डू बन गया। और हम देखते हैं चैन को जो कि अपने टूटे हुए बर्तन के अंदर दुबक्का सो रहा था। चैन को जैसा ही होश आता है फिर गुहू उसे बताता है कि कैसे वैन ने अपनी मैजिक का यूज किया और उसके टूटे हुए बर्तन को एकदम चकाचक नया कर दिया। वैन के इस उपकार को देखकर चैन भी पिघल जाता है और फिर वह भी उसे अपना दोस्त मानना शुरू कर देता है, एक अच्छा दोस्त। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कई सारे क्रैकर्स को, फायर क्रैकर्स को, जहाँ पर सुन और वैन दोनों साथ मिलकर उन्हें देख रहे होते हैं। अभी दोनों ऐसे साथ में कैसे आए तो हमें इसकी कहानी दिखाई जाती है फ्लैशबैक में। हम देखते हैं क्लासरूम में सुन को जो कि वैन को अपने साथ डेट में चलने के लिए कह रही होती है और वैन जो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं क्लासरूम की छत में 2 लोगों को, ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं और इन किलर्स को बल्कि सुन को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये लोग सुन के ऊपर नजर रखे हुए थे, पर तभी अचानक से वैन उन सभी को देख लेता और उन पर अपनी मैजिक का यूज करके उनके एम को ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब वे लोग जो सुन को बुलेट फायर करके मारने वाले थे उस पर निशाना नहीं लगा पाते। वहीं वैन के इस बिहेवियर को देख सुन उस पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उस पर अपने साथ डेट में चलने के लिए कहती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग बस उसे घूरने लगे थे और तो चैन तो रोने ही लगा था, बेचारा चैन। तभी टीचर वहां पर आकर वैन को बुलाते हैं। इनकी आवाज सुनकर वह हाँ में जवाब देता है तो सुन को इस हाँ के जवाब सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वैन ने उसे अपने साथ डेट में चलने के लिए हामी भर दी है, यानी वह उसके साथ डेट में जाएगा। वही शूटर जो कि उनके किलर बॉस को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज जो वो शून को मारने वाले थे ये वह ऐसा नहीं कर पाए, हालांकि वे रीजन उसे डिस्कस नहीं करते। वहीं उसका बॉस इस काम को टालने के लिए कहता है। वहीं वैंग जो कि टीचर के पीछे पीछे उनके साथ जा रहा होता है, शुन भी उसकी पीछा कर रही होती है। शुन
इवन जो मन ही मन में उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वैन भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, ठीक उतना जितना वह उसे करती है। हम देखते हैं शून जो कि अपनी क्लासरूम की सबसे पॉपुलर लड़की होती है और तो और सारे स्टूडेंट उसकी फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं और अब तो सोशल मीडिया में वैन और शून के रिलेशनशिप के पोस्ट डलना शुरू हो चुके थे और ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और जो ये किलर्स थे उनके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती। हम देखते हैं वैन को स्कूल के हेड मास्टर जू के सामने, ये वही हीरो था जिसकी स्टैचू यूनिवर्सिटी के सामने लगी हुई थी। अब जू वैन से कहता है कि मुझे याद है तुम वही बच्चे हो ना जिससे केवल एक ही किक में जॉइंट फ्रॉक को धराशायी कर दिया था, जिसकी एक किक से वह हार गया था। जू जो बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सारी सच्चाई हेडमास्टर को किसने बताई, पर तभी जू कुछ ऐसा करता है जो कि उसने सोचा नहीं था। वो उसके सामने अपने घुटनों में बैठ जाता है और उसे मास्टर कहकर पुकारता है। हमें पता चलता है कि दरअसल वैन की पावर को देखकर तो वह उसका फैन ही हो चुका था, पर वैन जो ये सब नहीं चाह रहा था वह जू की याददाश्त मिटाने के बारे में सोचने लगता है। उसका विचार था कि वह जू की याददाश्त मिटा देगा और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही उसे याद रहेगा, केवल अपनी पावर्स का 25% यूज करके उसकी मेमोरीज को मिटा देता है, क्योंकि वह थोड़ा और ज्यादा यूज करता तो शायद टीचर की मेमोरी लॉस ही हो जाती। वहीं वैन अब बाहर निकल कर लूडस को निकाल कर खा रहा होता है कि तभी डॉग उसके पास आकर किलर्स के बारे में उसे बताता है। उसने शूटर्स को देख लिया था जो कि शून को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वैन जो अपने घर में सो रहा होता है, तभी शून उसके घर में पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर उसे एक चुड़ैल का रूप लेकर डेट में चलने के लिए कह रही थी। तभी वैन अचानक से हड़बड़ाहट से मैं अपनी आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये तो वैन का एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि दरअसल वैन ने जो कुछ सोच देखा था वह हकीकत में होने वाला था, क्योंकि जो काफी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ उसके घर के बाहर ही खड़ी हो चुकी। शून जो वैन मनी मन में सोच रहा था कि शायद उसके मॉम डैड उसे शून के साथ डेट में जाने से मना कर देंगे और जो उसके लिए अच्छा ही होगा, पर होता उसका उल्टा ही है। उसके माता पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी भी लड़की को इस तरीके से वेट कराना नहीं चाहिए। वैन जो उनकी बातों को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था, तो वो गुस्से में आकर वैन को ही अपने घर के बाहर निकाल देते हैं और ना चाहते हुए भी वैन अब शून के सामने आ चुका था। वैन जो कि शून की रक्षा भी करना चाह रहा था और अब उसके पास कोई ऑप्शन उसे नजर भी नहीं आ रहा था कि वह कैसे बचकर भाग जाए, इसलिए वह आखिरकार शून के साथ डेट में जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। ये दोनों अपनी डेट के लिए निकल चुके थे। वही हम शूटर्स को देखते हैं जो कि अपने बॉस से बातें कर रहे होते हैं। उसकी बॉस उसे बता रही थी कि नमूनो ये आखिरी चांस है तुम्हारी, तुम अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करो और इस बार शून को मार ही देना, वरना अगर तुमने उसे नहीं मार पाया तुम सोच लो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी और फिर तुम्हारा होगा क्या, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। वही शून वैन को अपने साथ एक काफी बड़े गार्डन में ले जाती है जो कि उसी के ही फैमिली के द्वारा बनाया हुआ था, यानी कि उसकी फैमिली उस गार्डन को ओन करती थी। वही हम देखते हैं उन्हीं कमीने शूटर्स को जिन्होंने मास्क लगाकर वे भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्होंने शून के सारे बॉडीगार्ड्स को पहले ही मार दिया था। हम देखते हैं शून और वैन जब गार्डन को घूम रहे होते हैं तभी शूटर्स उसके सामने आकर की तरफ बुलेट फायर कर देता है और अब बुलेट तेजी से शून की तरफ जा रही होती है, पर बुलेट इससे पहले कि शून को टच भी कर पाती वैन उस बुलेट को अपने दांतों से ही कैच कर लेता है और फिर उसे घुमाकर काफी स्पीड से फेंकता है और जो जाकर शूटर को लगती है और वह तो बिना पंखों के ही आसमान में उड़ने लगता है। शून जिसने वैन को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए अब वैन उसकी याददाश्त को भी मिटा देता है। अब ये तो पहली बार था, पर किलर्स उसे शून को मारने का कई बार अटेम्प्ट करते हैं, कई सारे किलर्स लगाते हैं और वैन बीच में आकर उनकी पिटाई कर देता था और बार बार वह शून की याददाश्त भी मिटा देता था। वही शूटर्स अब ऐसी बार बार कोशिश करके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वह शून को क्यों नहीं मार पा रहे हैं। फिर शून और वैन दोनों ही प्लान बनाते हैं एक बड़े से व्हील की राइड लेने का। वैन भी इसे अच्छा ऑप्शन समझता है क्योंकि इसके जरिए शायद वे अब थोड़ी देर शूटर से फ्री होकर अपने टाइम को एंजॉय कर पाएं। पर उन्हें क्या पता था टीचर कुत्ते दुम की तरह हमेशा उनके पीछे ही पड़े रहेंगे। जैसे ही वह व्हील में चढ़ते हैं शूटर्स भी उनके पीछे चढ़ जाते हैं। वहीं जू दूर से इन्हें देख रहा था। जू जब ये सब देखता है तो वह अपने हीरो को इस रूप में देखकर सारे इमोर्टल्स हीरो को समन करता है यानी बुलाता है। वहीं शून और वैन जो आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी शूटर्स यहाँ पर आते हैं और उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। अब इस इंसिडेंट को देखकर शून काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसे डर लग रहा था कि अब आगे होगा क्या। वहीं वैन जो कि एक नॉर्मल शांति से बैठा हुआ था, वैन यहाँ पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। वही शून अब शूटर्स को देखकर ये अनुमान लगा लेती है कि आखिर ये शूटर्स के पीछे है कौन, किसने उन्हें भेजा है और क्यों भेजा है। वह चुपचाप से शूटर्स के सामने खड़ी हो जाती है
वो उन्हें ऑफर देती है कि तुमने मुझे मारना है, तुम मुझे मारने के लिए आए हो इसलिए तुम मुझे मार सकते हो, पर वैन को कुछ भी मत करना, मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो। शून को ये गिल्ट हो रहा था कि उसने ही वैन को अपने साथ डेट में चलने के लिए कहा था और अब वो उसकी जान खतरे में ला चुकी है, वो भी उसी के कारण। हम देख पा रहे थे कि सुन वैन को कितना ज्यादा प्यार करती है। वैन भी इसे काफी ज्यादा नोटिस कर रहा था और इस सारी इंसिडेंट को देखकर अब उसका माथा सनकने लगता है और गुस्से में खड़ा होता है और हम देखते हैं उसकी आंखों को जो एकदम लाल हो चुकी थी, एकदम गुस्से में लाल, जिसे देखकर शूटर्स भी थर-थर कांपने लगे थे। फिर वैन यूज करता है अपना मैजिक को और अपने मैजिक का यूज करके दोनों को ही हवा में उड़ाने लगता है। फिर एक मैजिकल फिनिक्स वहां पर आती है और फिर शूटर्स का बैंड बजाना शुरू कर देती है। वहीं जू नीचे से सारे के सारे इंसिडेंट पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए थे। वह वैन के इस प्रतिकार को देखकर ये भाप चुके थे कि वह वैन को कम ही आंक रहे। वैन कोई आम इंसान नहीं है और उसके अंदर जो पावर्स हैं वह अनलिमिटेड है। उसे कभी नहीं सोचा था कि वैन के अंदर इतनी ज्यादा पावर हो सकती है। वहीं जो बड़ा सा व्हील था वहां पर शून भी बैठी हुई थी और अब उसने वैन को मैजिक करते हुए उसकी रियल पावर को देख लिया। पर यहाँ पर वैन अब उसकी याददाश्त न मिटाना सोचकर उसे ये प्रॉमिस लेता है कि वह इस बारे में किसी को भी शेयर नहीं करेगी। ये अब उनका सीक्रेट था और शून भी इसके लिए तैयार थी। उसे प्रॉमिस करती है कि वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। फिर आता है यहाँ पर हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग के सीन को। हम यहाँ पर देखते हैं ये था फायरवर्क्स वाला, जहाँ पर शून और वैन दोनों ही उसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वैन जो कि फायरवर्क्स को देखे जा रहा था और शून जो कि अपने फायरवर्क्स यानी वैन को देख रही थी। और इसी खूबसूरत सीन के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन में प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 और 6 में। तब तक के लिए बाय।